हेलो दोस्तों। आपने अभी रिसेंटली सुन भी लिया होगा कि इंडिया और यूएसए ने ट्रेड डील साइन कर ली है। फरवरी में ये डील साइन हुई है। और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया जो है वो काफ़ी सारी डील साइन कर रहा है, ट्रेड डील्स इनफैक्ट साइन कर रहा है। जैसे कि एफटीएज भी साइन किए इंडिया के यूएस के साथ में अभी किया है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ में एफटीए साइन किया था, जो कि बहुत लंबा नेगोशिएशन चल रहा था। लगभग एक डिकेड से उसकी नेगोशिएशन चलती आ रही थी। ओमान के साथ में किया है। और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। जब उन्होंने ब्रेग्जिट से बाहर आए, तो ब्रेग्जिट से बाहर आने के बाद में यूके के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं था। तो इसके चलते उन्होंने भी काफ़ी सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, उनमें से एक भारत के साथ भी था। और न्यूजीलैंड के साथ में भी इंडिया ने जो साइन किया है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो एक डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। ये भी है। और इंडिया भी एक वर्ल्ड का मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। तो इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील साइन हुई है, इस ट्रेड डील के चलते इंडिया को क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इंडिया पर जो टैरिफ, जो रेसिप्रोकल टैरिफ और जो पनिटिव टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। 50% से लेकर के 18% फिलहाल वो टैरिफ लगेंगे, जो कि कल यानी कि 7 फरवरी से लागू भी हो चुके हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और दूसरा, इसमें कुछ एक फीचर्स भी हैं, जैसे कि $500 बिलियन का इंपोर्ट करेगा इंडिया फ्रॉम द यूएसए। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। और और ये जो डील साइन हुई है, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाया है। आप देख सकते हो कि उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडिया जो है वो एग्री टू बाइंग स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। मतलब इस तरह के कमेंट्स भी उनकी तरफ से किए गए हैं। और मोदी ने उनको ये भी प्रॉमिस किया है कि मतलब हमारे यहाँ से ये खरीदा जाएगा। और मतलब एक तरीके से सब्जुडिकेट जो होता है ना, कोई पॉलिटिकल जो नेता है, या फिर मतलब किसी नेता को बता सकते हैं कि ये हमसे डर रहा है, या तब के इंडिया ने डील साइन की, उस तरह का इसमें से एक थीम नजर आता है कि इंडिया ने टर्की डील को साइन किया है। बट ऐसा है नहीं, देखेंगे उसके बारे में भी। और जो इसके बाद में वहाँ की जो सेक्रेटरी है, यूएस की जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के ऐसे बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। और इंडिया में भी इसका गलत इम्पैक्ट आया है, क्योंकि इंडिया ने भी इस चीज़ को मतलब सही तरीके से अभी स्टील के जो टर्म्स हैं, वो अभी आने में मार्च में मिड तक आएंगी, वो सारी की सारी टर्म्स जो भी इसके अंदर हैं, जो भी इसके प्रोविजंस हैं। लेकिन उन्होंने अभी से इस चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया कि ऐसे हुआ है। सो ये जो विक्ट्री वो लोग बता रहे हैं, इस विक्ट्री को देख करने के बाद में एक चीज़ और भी नज़र आती है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ के जो ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ पे जैसे सीआईआई हो गया और फिर फिक्की हो गया, इन लोगों ने भी इस डील को सपोर्ट किया है। और इन लोगों ने इसको वेलकम स्टेप बताया है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी है, ऐसे में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो क्या होता है ना, पॉलिटिकल एजेंडा होता है कुछ, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने देश की कुछ ज़्यादा ही तो मतलब दिखाते हैं कि हमने ये कैप्चर कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो वो है, लेकिन एक डील ये में मतलब इसमें देखा जा सकता है कि अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जी, उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड किया है कि इंडिया ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इस डील को लेकर के। जो बताया जा रहा है कि जो मोदी कमिटेड है कि करें हमारे यहाँ से $500 बिलियन के जो प्रोडक्ट्स है वो कमिटेड है, वो बाई करेगा इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर्स में, इंपोर्ट करेगा। तो उसके बारे में पीयूष गोयल जी ने पूरी क्लियरली करके एक चीज़ को क्लियर किया है कि हम वहाँ से खरीदेंगे, ज़रूर एनर्जी खरीदेंगे, हम वहाँ से एयरक्राफ्ट्स खरीदेंगे। और दूसरा, राज्यसभा में ये
स्टेटमेंट भी जारी किया, बोला वहाँ पर कि हमने फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखा है। जैसे कि यूएस डिमांड कर रहा था कि हम सोयाबीन, व्हीट, राइस, मेज़ ये सारी चीज़ें इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट हमने इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इंडिया को उन्होंने उन्होंने सिर्फ क्या बोला है कि इंडिया जो है ना वो 500 बिलियन डॉलर्स की जो इंपोर्ट करेगा ना वो एनर्जी सेक्टर में होगा, डेटा सेंटर्स के इक्विपमेंट्स होंगे जो कि हमारे पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है इस चीज़ को लेकर के। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट भी हम इंपोर्ट करेंगे वहाँ से। तो और फिर एक एयरक्राफ्ट को भी हम इंपोर्ट करेंगे जो कि लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर्स के एयरक्राफ्ट होंगे हमारे यहाँ पे जो इंपोर्ट होके आएंगे। और उसमें टोटल मिला के 100 बिलियन डॉलर्स के तो एयरक्राफ्ट ही हो जाएंगे 5 साल में, जिनको हम इंपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ लगभग जो 150 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास जो इंपोर्ट आएगा वो डेटा सेंटर्स के इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वो आएंगे। तो लगभग 250 करोड़ तो यही हो गए। बाकी एनर्जी यानी कि ऑयल इंपोर्ट करेंगे। वेनेजुएला को कैप्चर करके बैठे हैं तो वेनेजुएला पे फोर्स भी कर रहे हैं वो कि हम ऑयल देंगे, आप रशियन ऑयल को स्टॉक करो, आप यहाँ से इंपोर्ट करो। तो इसको भी ये भी चलेगा, ये भी इंपोर्ट करेंगे तो वो ठीक है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज कैसे नहीं किया है, अब हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया से डिमांड, इंडिया में जो इंपोर्ट करेगा यूएसए से वो फ्रेश फ्रूट्स करेगा, वॉलनट्स करेगा, आलमंड करेगा, बेवरेजेस जो हमारे यहाँ पे नहीं बनते हैं तो भाई ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं से तो इंपोर्ट करेंगे ना। कॉटन रो, हमारे यहाँ पर पहले इतना ज़्यादा कॉटन उत्पाद होता था अंग्रेजों के टाइम में कि हम एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिर गई है नीचे। अभी हम इंपोर्ट करते हैं काफ़ी हद तक वेजिटेबल ऑयल्स। ऑब्वियसली इंडिया के पास में वेजिटेबल ऑयल्स नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया से जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से हम बड़े लेवल पे वेजिटेबल ऑयल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी सब चीज़ें चलेंगी इसके साथ में। तो इसी के साथ में ही हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, काफ़ी होनहार है वो, तो उन्होंने भी इस चीज़ को पोज किया है कि इंडिया ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया। उन्होंने लोकसभा में स्टेटमेंट दिया है कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया है, हमारे फार्म्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टेड हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कई बारी। अब देख लेते हैं कि इंडिया की जो बात की जा रही है कि अ, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं कि इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो कॉम्प्रोमाइज़ की सबसे पहले हम देख लेते हैं, अभी देखते हैं कि इंडिया के जो ऊपर देख बोला जा रहा है कि इंडिया ये इंपोर्ट करेगा वो इंपोर्ट करेगा, तो उनमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर डील साइन हुई है, ना कि सारे प्रोडक्ट्स को आप ब्लैंकेट मतलब नहीं डाला गया है, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात की गई है उसमें। तो सबसे पहला प्रोडक्ट्स आता है इथेनॉल। इथेनॉल इसलिए इंडिया इंपोर्ट करेगा क्योंकि इंडिया के पास में इतना इथेनॉल अभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जितना इंडिया को चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अभी 20% ब्लेंडिंग का प्रोग्राम चला रखा है जिसको E20 भी बोलते हैं। तो इंडिया जो है वो शुगर केन से, ग्रेन से, इनसे प्रोड्यूस करता है, लेकिन इतना वो सफिशिएंट नहीं है इंडिया के लिए कि इंडिया की डिमांड को मीट कर सके। इसके बाद में एप्पल की बात होती है। एप्पल में इंडिया जो है वो टॉप प्रोड्यूसर में जरूर आता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे उसका काफ़ी हद तक प्रोडक्शंस भी होता है, लेकिन बहुत लिमिटेड स्टेट्स हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में भी प्रोड्यूस किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हिमाचल प्रदेश से सिग्निफिकेंट स्टेट्स हैं जिनमें बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, लेकिन हमको अभी भी ज़रूरत है, ठीक है, हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें कॉम्प्रोमाइज़ लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं लेकिन फिर भी इम्पोर्ट करेंगे। तो इस पे कोई इतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन देखो किसी भी डील में थोड़े से प्रोन्स और थोड़े से कॉन्स होते ही हैं, ठीक है। सो अभी इसके बाद में एक तीसरा प्रोडक्ट जो है पिस्ताचियो का है। पिस्ताचियो इंडिया जो है वो यूएसए से और ईरान से इंपोर्ट अभी भी करता है और लार्ज वॉल्यूम में इंपोर्ट करता है। कोई अभी ये सोचेगा ना कि इंडिया जो है वो अभी सेल्फ सफिशिएंट है इसके इंपोर्ट में, नहीं है भाई। इसमें इंडिया जो है वो अभी भी बहुत हद तक इसको इंपोर्ट करता है, क्योंकि ये जो होता है यो ये जो प्रोड्यूस होता है ना, ये हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस है, हमारे यहाँ पर इस तरह का क्लाइमेट नहीं है जो पिस्ताचियो को प्रोड्यूस कर सके, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर होता है चौथा प्रोडक्ट आता है आलमंड का।
आलमंड जो है हमारे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर तक ही और हिमाचल प्रदेश तक ही लिमिटेड है। वहीं पर ही 91% का प्रोडक्शन होता है, इसके बाहर प्रोडक्शन ही नहीं होता, क्योंकि वही अगेन क्लाइमेट क्लाइमेट वाला इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से ये दूसरे स्टेट्स में प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। हम तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। आपने ये देखा कि हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इंडिया क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। सबसे बड़ा इंडिया जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, तो हमको जरूरत नहीं है किसी से इंपोर्ट करने की मिल्क। हम दूसरे देशों को भेजते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स। हालांकि हाँ, इंडिया की लिमिटेशंस है मिल्क मिल्क एक्सपोर्ट में भी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, इंडिया जो है 10 to 12% ही केवल अपना जो मिल्क है उसको प्रोसेस कर पाता है। हमारे यहाँ पे मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने बड़े लेवल पे प्रोसेस नहीं होते। वो भी कुछ एक स्टेट है जैसे गुजरात हो गया, वहाँ पे 49% तक हम जो मिल्क जो है प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर देना, अदर मिल्क प्रोडक्ट्स में ले आना उसको। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे जो प्रदेश हैं, इनमें प्रोड्यूसर तो बहुत बड़े हैं मिल्क के। उत्तर प्रदेश जो है, यूपी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट एवन। लेकिन हमारे यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग इतने बड़े लेवल पे नहीं होती है, जिसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पर जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मिल्क की, वो भी अच्छी खासी है। वो लगभग 471 ग्राम्स पर डे है। तो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे बहुत सारा मेल न्यूट्रिशन मिलता है। मिल्क को तो इवन सुपर फूड भी बोला जाता है, लेकिन फिर भी ये हालत है। देख लीजिए आप, ये देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर गुजरात आता है। गुजरात 7.6% ही केवल दूध का प्रोड्यूस करता है। लेकिन वहां पर कोऑपरेटिव्स की वजह से ना, क्योंकि वहां पे जब व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था स्टार्टेड, तो आनंद से ही हुआ था। वो सर थे वो कोऑपरेटिव्स, उन्होंने कोऑपरेटिव्स तैयार किए। कोऑपरेटिव्स बनने के बाद में उन लोगों ने प्रोसेसिंग चालू की, और प्रोसेसिंग इतने बड़े लेवल पे होती है, 49% के आसपास अभी वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। लेकिन यूपी और बाकी स्टेट्स का हाल इतना है कि 10% से ज़्यादा जा ही नहीं पाते हैं हम लोग। सो ये हो रहा है। अब ये तो थी एक बात। अभी दूसरी बात ये है कि इंडिया और क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जो है ओवरऑल देखा जाए तो एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। नेता लोग जो बोल रहे हैं, हमारे मिनिस्टर जो बोल रहे हैं या दूसरे जो बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट में लगभग इंडिया जो है वो $6 बिलियन के प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। ओवरऑल ओवरऑल तो कुछ बहुत ही बड़े टर्म्स हैं, लेकिन अगर हम इसमें ही मान के चलें कि $6 बिलियन के हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करते हैं, बाकी ओवरऑल तो 88 बिलियन के आसपास हम लोग टोटल एक्सपोर्ट यूएसए को करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देख लेते हैं अभी इसमें से क्या है कि टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट्स है सभी कंट्रीज को मिला के वो $51 बिलियन का है एग्रीकल्चर के फील्ड में, जिसमें से $6 बिलियन का हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएसए को करते हैं। क्योंकि इंडिया जो है वो सेकंड टॉप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है। हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जाती है वो बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। हमारे यहाँ पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो लैंड है ना, जो लैंड मतलब छोटे लेवल पे है, लेकिन लैंड के जो नंबर्स ऑफ जो फार्मर्स है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इन परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड की अगर एग्रीकल्चर लैंड को भी देखा जाए तो वो भी बहुत बड़े लेवल पे हमारे यहाँ पे होती है। तो हम जो है वो टी, कॉफ़ी, राइस, सीरियल्स और स्पाइसेस, कैश्यू, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, और बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं, तभी तो ये $6 बिलियन बन रहा है। हाँ, लेकिन अभी क्या है, यूएसए की डिमांड जो है वो सोयाबीन की है कि हमको वो एक्सपोर्ट करेगा, इथेनॉल एक्सपोर्ट करेगा, जीएम जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जो उनको एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, सो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स करेगा एक्सपोर्ट, लेकिन इंडिया ने अभी इन सब डिमांड्स को माना नहीं है। देखते हैं अभी मार्च में जॉइंट स्टेटमेंट जब जारी होगा तब उसमें क्या क्या आता है निकल के, तो उससे ही सारी बातें क्लियर हो पाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया इतनी डील्स क्यों साइन कर रहा है। क्योंकि इंडिया के फिलहाल जो है ना, वो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है यानी कि कैट है, वो 0.2% चल रहा है। यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 0.2% ऑफ जीडीपी वैसे ही 0.2% है, लेकिन जीडीपी का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो इसमें इतना डेफिसिट है हमारा,
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया को ना नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्रिटिकल आइटम्स की जो परचेज करेगा इंडिया, मतलब जो जरूरी चीजें हैं उनकी जो परचेज करेगा वो लगभग अभी फिलहाल $300 बिलियन है उसकी डिमांड, लेकिन वो $2 ट्रिलियन चली जाएगी, यानी कि $2 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर चली जाएगी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था, उन्होंने ये बात बोली थी। सो इसके चलते क्या हो रहा है कि वो अ, इंडिया जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ताकि कल को कोई भी कंट्री खड़ा होकर इंडिया के ऊपर प्रेशर ना डाल सके कि आप इंपोर्ट करो, नहीं तो मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा, आप मेरे हिसाब से ये करो, आप वो करो। ऐसा कुछ नहीं करने वाला है इंडिया, इसलिए ऐसे इस तरह के स्टेप्स ले रहा है। तो ये था इंडिया यूएस ट्रेड डील की जो इंफॉर्मेशन फिलहाल अवेलेबल है, जो इसके बारे में निकल के आ रही है वो सब था। अभी आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होंगे उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो अभी 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 तक बस इतना ही। थैंक यू सो मच।